हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर में हम लोग को जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बायोमोलिक्यूल जिसमें बोलते हैं, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीज इसके अंदर आ जाता है। तो इसी रिलेटेड ये चैप्टर हमें पढ़ना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का पहला लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है। इसके लिए ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड बहुत ही लास्ट तक देखोगे तो ज्यादा वे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर वीडियो की। तो सबसे पहली बात, वी नो दैट दोस्तों कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसके अंदर बहुत ही वाइड वैरायटी, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बात किया जाए हमारे अर्थ के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो। हर एक टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही बड़े वाइड डाइवर्सिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि क्लासीफाई होता है बेसिक 2 कैटेगरीज के अंदर। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका यूनिसेलुलर और दूसरा होता है आपका मल्टीसेलुलर। और वही यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि बात करें बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये सभी कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके यूनिसेलुलर के अंदर आ जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट कम्स अंडर द यूनिसेलुलर कैटेगरी। एंड वही बात कर लेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, मल्टीसेलुलर प्लांट्स की। तो इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं, जो कि बड़े बड़े प्लांट्स एंड बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, यानी कि हैविंग मोर देन 1 सेल, इट इज कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, इट इज नथिंग बट अ बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग को बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिला जुला के यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई करना है। यानी कि कुछ ऐसे चीज जो है तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, बट देखा जाए तो उसमें केमिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो बायोकेमिस्ट्री इसके लिए कहा जाता है, और ये एक ऐसा ब्रांच है हमारे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का, एक ऐसा ब्रांच है जो हमें बताता है, इट प्रोवाइड्स अस द आइडिया ऑफ द केमिस्ट्री जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। जैसे कि हम है इंसान के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो लेकिन वो स्ट्रक्चर्स बने कैसे, क्या क्या कंपोनेंट से बने। तो इन शॉर्ट हमको पता है कि पूरा का पूरा चीज दुनिया में, जो ब्रह्मांड में जो चीजें है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। चाहे एक छोटा सा छोटा प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, चाहे वो एक पत्थर हो, चाहे वो हवा हो, हर चीज के अंदर केमिकल है, यानी कि एलिमेंट्स छुपे हुए। पूरी की पूरी दुनिया जो है एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, तो दीज आर सम केमिकल रिलेटेड चीजें, एंड ये बायोलॉजी में भी आ जाती है, जैसे कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, चाहे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हम खाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी की चीजें जो होती है दोस्तों, ये सब हमारे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और यही जो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री होता है, ये हमें एक आइडिया देता है केमिस्ट्री का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस हमें बताते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, और साथ में माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और मेनली क्या होते हैं, ये जितने भी चीजें मैंने बात की, चाहे प्लांट्स, एनिमल, और चाहे मैं माइक्रोबियल सेल्स की बात करूं, हर एक के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो होता है वो होता है आपका C फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये टोटल आप देखोगे तो 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये हर एक टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं ये इतने एलिमेंट से बने रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ बायोमोलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन की। तो वी नो दोस्तों कि बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और इसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ही ज्यादा वास्ट होते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के अंदर। तो बेसिकली 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स का, एक होता है ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक तरीके से ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक में 2 तरीके से आ जाते हैं, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बने हुए बायोमोलिक्यूल्स से, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो थोड़े छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से आपको पता चल जाएगा। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे, पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और एक होता है आपका पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है सिंपल शुगर, यानी कि जो एकदम सिंपल शुगर से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? जो अमाइनो एसिड जिससे आपका प्रोटीन बनता है दोस्तों, उससे बनने वाले चीज आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। लास्ट इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। आपको पता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
ओके और वही बात कर लेंगे यहाँ पे हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें दो आपके मेन कैटेगरी आ जाते हैं, एक होता है लिपिड्स, दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। तो लिपिड्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से फैट्स होते हैं, यानी कि लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये आपको याद रखना है। और फैटी एसिड्स में भी दो तरीके के फैट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट जिसको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, ये आपको याद रखना है। और वही सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज के बारे में बात करें तो इसके अंदर अल्कोलाइड्स होता है, फिनोलिक्स और टेम्परनॉइड्स होते हैं, और एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको बस एक जानकारी के लिए इसको याद रखना है, और हो सकता है आपको एग्जाम में भी बायोमोलिक्यूल्स का जो क्लासिफिकेशन है पूछ ले, तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके तो ये तो बात हो गया दोस्तों ऑर्गेनिक का, इतना हमने बात कर लिया, ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन का। वही अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कैटेगरी का, तो इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे तीन मेन एलिमेंट्स। कौन कौन से आते हैं अगर हम बात करें, एक होता है आपका प्राइम एलिमेंट्स, दूसरा होता है मैक्रो एलिमेंट्स एंड तीसरा होता है ट्रेस एलिमेंट। तो प्राइम एलिमेंट्स यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और ये या तो हवा में प्रेजेंट रहेगा या तो वाटर में प्रेजेंट रहेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी बताया था, स्लाइड पे बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और हर एक लिविंग थिंग के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये चीज प्रेजेंट होता ही होता है। और वही बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी और भी ऐसे क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें से होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तादाद में प्रेजेंट रहते हैं और हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। एंड तीसरा जो कैटेगरी है इसमें वो है आपका ट्रेस एलिमेंट, और ट्रेस एलिमेंट की बात करें बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, मॉलिब्डेनम, निकेल, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा इसमें प्रेजेंट रहते हैं एज ए ट्रेस एलिमेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसमें हमेशा प्रेजेंट रहेंगे कहीं ना कहीं किसी के फॉर्म में। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ओके अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बायोमोलिक्यूल्स का तो क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली तीन टाइप के इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं, तीन टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरीके से मोनोमर से बनते हैं। और आपको पता है मोनोमर्स क्या होता है, छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, पॉलीमर जिसको कहते हैं हम लोग। तो छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स बनके एक बड़े यूनिट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, और वो बनाते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो होता है पॉलीसेकेराइड जैसा हमने देखा था, तो पॉलीसेकेराइड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, या तो वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो प्रोटीन होता है, या तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा पॉलीसेकेराइड्स है या फिर मोनोसेकेराइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, और इसके अंदर भी जो पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो अगर वो मोनोसेकेराइड से बनने वाला चीज़ है मतलब पॉलीसेकेराइड बनेगा, अमाइनो एसिड से क्या बनेगा आपका पॉलीपेप्टाइड्स बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड से आपका न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। तो इसके मोनोमर्स का नाम क्या है, मोनोसेकेराइड, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको फिलहाल के तौर पर याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स तो हमने देख लिया, उसके क्लासिफिकेशन भी देख लिया, तो सबसे पहले उसमें हमारा मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आता है मेन कैटेगरी का, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। और ये चैप्टर के अंदर भी बेसिकली तीन ही चीज हम लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तीन बेसिक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 2, 3 लेके आएंगे, तो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम बात करेंगे लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो बेसिकली तीन एलिमेंट से बनता है, सिर्फ तीन एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट्स ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता। और हमेशा ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अगर मैं बात करूं कौन सा फूड खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो आपके जो राइस होते हैं, वीट होता है, ये सब चीज में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन जनरल एलिमेंट होते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो CH2ON टाइम्स, यानी कि कार्बन प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, और ये N टाइम हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें इसके जनरल फॉर्मूला के हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है ना, हमेशा वो 2:1 के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो हमेशा इसका रेशियो मतलब हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन उसके हिसाब से 1 रहेगा। तो हाइड्रोजन अगर 4 रहेगा तो ऑक्सीजन 2 रहेगा। ठीक है ना, यानी 2:1 के फॉर्म में ही हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है आपके वो प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो एज 2:1। और इसके हम लोग नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स से अगर कंपेयर करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो 3 हिस्सों में क्लासिफाइड होते हैं। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी हमें क्लासिफिकेशन देखना होता है। तो 3 मेजर टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि सबसे पहले होता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये सब हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार
प्रकार हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली क्लासीफाई होता है। तो हम बात कर रहे थे किसके किसके, कार्बोहाइड्रेट्स 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की बात करें, मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, सिंपल शुगर होता है और इसके अंदर भी 5 टाइप्स होते हैं। तो एक होता है ट्रायोस, अगर 3 कार्बन का बन रहा है तो वो ट्रायोस बोलेंगे, 4 कार्बन का बन रहा है तो टेट्रोस बोलेंगे। तो ट्रायोस जो होता है उसका एग्जांपल अगर बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द एग्जांपल ऑफ ट्रायोस जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। वही बात करें जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिसको टेट्रोस भी बोलते हैं, एग्जांपल है एरिथ्रोस। फिर 5 कार्बन अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको पेंटोस कहते हैं और एग्जांपल है इसका राइबोस जो कि आरएनए में होता है और डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। वही 6 कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं हेक्सोस और ये कहां प्रेजेंट रहता है, एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और साथ ही में फ्रुक्टोज जो होता है ना, जो फ्रूट शुगर बोलते हैं, और गैलेक्टोज जो होता है ना, जो एक लैक्टोज का प्रोडक्ट होता है, उसमें ये 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। और 7 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसका नाम है हेप्टोस, जिसका एग्जांपल है सीडोहेपिलुटोस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स के तौर पे आपको याद रखना है। सेकंड बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का कैटेगरी जो कि है डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स मेनली अगर बात करें तो 2 मोनोसैकेराइड से बनते हैं, मतलब सिंगल मोनोसैकेराइड है, एक ही से मोनोसैकेराइड है, लेकिन अगर 2 मोनोसैकेराइड हो गए तो वो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। तो इसके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है सुक्रोज, तो ये कहां से बनता है, शुगर केन से बनता है। ठीक है, अगर शुगर केन को हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और फ्रुक्टोज बनाता है, यानी कि सुक्रोज उससे बनता है। फिर सेकंड वन है इसका लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है ना, नेचुरल मिल्क के अंदर शुगर जो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। आपको पता ही होगा, ये आपने शायद 9th में पढ़ा है कि लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है दूध से दही जब बनने के टाइम। तो यानी कि उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है और जब भी ये हाइड्रोलिसिस करता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना लेता है। और साथ ही में तीसरा जो होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो है मैल्टोस, जो कि आपका माल्ट शुगर होता है और हाइड्रोलिसिस करने के दौरान ये आपका ग्लूकोज का 2 यूनिट बनाता है, यानी 6,6H12O6 का कंपाउंड बनाता है। ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि है पॉलीसैकेराइड। तो एक होता है मोनोसैकेराइड, 2 होता है डाइसैकेराइड। वैसे ही जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड इट इज नोन एज द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, और इसमें भी आपके बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। तो मेनली 2 हिस्सों में ये क्लासीफाई होता है। पहला हिस्सा है आपका होमोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड मतलब ऐसे पॉलीमर जो प्रेजेंट है ना इसके अंदर, जो सेम टाइप का मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, यानी कि एक ही जैसे मोनोसैकेराइड से अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड लेकिन एक ही जैसे एक ही टाइप के अगर रहेंगे तो वो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, तो वो वाला टाइप को हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है ना, एग्जांपल है इसका स्टार्च, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है स्टार्च। सेल्यूलोज जो होता है वो भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, सेल प्लांट का जो सेल होता है उसका आउटरमोस्ट कवरिंग में, दैट इज नोन एज द सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल है इसका बात करें ग्लाइकोजन, और एक एग्जांपल है जो कि हमारे एनिमल स्टोरेज में माना जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा एनिमल्स के अंदर जो फैट है वो स्टोर होता है। क्लियर है। और सेकंड कैटेगरी इसका है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो मतलब क्या रहेगा, इसमें जो पॉलीमर्स मोनोसैकेराइड के प्रेजेंट रहेंगे ना वो अलग अलग रहेंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। एग्जांपल की बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड होता है, हिपैरिन हो गया, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस हो गया, और साथ ही में इसके अंदर क्वाड्रोटिन सल्फेट नाम का भी इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं, क्या होता है क्लासिफिकेशन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज एक बेसिक तौर पे पहला लेक्चर है, तो बेसिक तौर पे पढ़ना है। बहुत सारी बेसिक मतलब एडवांस लेवल पे भी पहुंच गए कि हमने यहाँ पे क्या क्या स्टडी कर लिया, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। फिर बायोमोलिक्यूल क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा कि किस प्रकार इस तरह से ये लोग क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, हर चीज यहाँ पे हम लोग ने स्टडी कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ। जल्द से जल्द आपके सामने लेक्चर नंबर 2 भी लेकर आ जाएंगे, जिसमें हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे और भी अच्छे से क्लासीफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।